दोस्तों, आज की मेरी कहानी है फर्ज। बहू, मैंने सुना तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाए जाती हो। यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। काबरी जी अपनी बहू निशा से कहती हैं। निशा बोली, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं आकाश भाई को फोन भेज रही हूँ? और पता भी चल गया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती हैं, पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके पास फोन है पर वो पुराना है, उसमें उसे दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है, उसका तो मुझ पर पूरा अधिकार बनता है। इसीलिए मैंने उसके लिए फोन भेज दिया। कावेरी जी बोली, वही तो मैं वही कह रही हूँ, फोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी अक्षत बेटे से पूछने की जरूरत नहीं समझी। हद करती हो फिजूल खर्चे की। कमाती हो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। निशा बोली, मम्मी जी, अगर यही फोन मैं दीदी या ननद के बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत खुश होती हैं। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फोन मैंने अपने पैसे से भेजा है, आपके बेटे के पैसे से नहीं। और अगर मैं अपनी कुछ कमाई मायके वालों पर खर्चा कर दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटों बाद निशा रसोई में काम कर रही थी। अक्षत दफ्तर से लौट कर आया, हाथ पैर धोकर अपनी माँ के कमरे में रोजाना की तरह थोड़ी देर बैठने गया। वहाँ काबरी जी ने बहुत कुछ कहा पर अक्षत ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर निशा से बोला, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो तुम माँ को पता नहीं लगने देती, बस यही दिक्कत है। निशा बोली, क्यों? आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को देने से पहले मुझसे पूछ कर देते हैं, फिर मैं क्यों? अपने भाई को कुछ भी मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ, कोई चुरा कर नहीं दे रही हूँ। अक्षत कुछ कहता उससे पहले निशा बोली, मैं गलत नहीं हूँ, तब भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हैं और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपनी बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? अक्षत बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरुद्ध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती ही हो। जरूर अस्मिता बहन ने माँ के कान भरे होंगे, जब भी आती है कुछ न कुछ झमेला मेरे लिए खड़ा कर देती है। पापा इन पचरों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। निशा बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपनी सही पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिएगा कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर निशा सबका खाना लगाने लगी। अगली सुबह निशा हर रोज की तरह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी ताकि काम पर जा सके। उसने जल्दी से सास और ननद के लिए चाय नाश्ता रखा तो काबरी जी बोली, बहू इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दे। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? अक्षत भी वहीं बैठे थे। वो बोला, माँ, कल की बात तो कल ही खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह ये सब क्यों? कावेरी जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें हैं उसकी बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्चा करने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के बारे में सोचे। निशा ने देखा दूर
बैठी अस्मिता मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आपका कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसे पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप लोगों का खाना बनाकर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो काम पर चली गई। कावेरी जी बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसका मन बढ़ाकर रखा है, तभी तो ये इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो, कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। अस्मिता बोली, सच में भैया, मैं तो अब पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी रहती हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मैं ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो मायके पर लगा रहता है। अच्छत बोला, अस्मिता, कम से कम आग में घी डालने का काम मत किया करो। और तुम जो कह रही हो ना कि वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है, अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए है। और तुम क्या करती हो? साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, वो अपने पैसे का क्या करती है, इसका हिसाब मैं उससे नहीं लूँगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगी। कावेरी जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से बात करता है, ये भी जरूर तुम्हारी पत्नी ने ही तुम्हें सिखाया है। न जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया है। अच्छत गुस्से में बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो अपना पैसा खर्चा कर रही है, उस पर भी मैं रोक लगा दूं? कावेरी जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी, तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसी शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसे पर उनके माँ बाप का अधिकार नहीं, बल्कि ससुराल वालों का अधिकार होता है। अच्छे गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही दूंगा। अब मैं जाऊं? आज के दिन ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की आप दोनों ने। इतना कहकर वो चला गया। जब भी अस्मिता मैके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमगा जाता था। निशा के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद निशा अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि कावेरी जी को पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे, तो अस्मिता तंज कसते हुए निशा को बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ हैं, क्या हम कुछ भी नहीं हैं? क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर खर्चा करती हैं। अच्छत बोला, खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए? निशा मुस्कुरा कर बोली, अरे ननद भाभी के बीच मस्ती मजाक हो रही है। और दीदी, मेरी कमाई पर मेरा ही अधिकार है, ये मैं कैसे खर्चा करूंगी, ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और जहाँ तक उपहार की बात है, उपहार किसे ज्यादा मिला है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये बात कावेरी जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी ननद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? आखिर वो गलत क्या कह रही है? तुमने अपनी ननद को तो कभी कोई फोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अच्छत बोला, कम से कम खाने की टेबल पर तो शांति बनाए रखो। और माँ, आपको क्या कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है, इसकी कमाई ये कैसे खर्चा कर रही है? करने दीजिए। और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो क्या गलत कर रही है? अस्मिता तुरंत बोली, भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी को अपनी सारी कमाई मायके वालों पर खर्चा करनी चाहिए। अच्छत बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और
अपना पैसा मायके पर खर्चा करो। अस्मिता चुप हो गई। अगला दिन रविवार था। अक्षत निशा से बोला, निशा, मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। निशा बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे एकाएक मायके भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी न कभी तो आप मुझे भी समझेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मायके जाऊं, तो मैं भी अब जाना चाहती हूं और आपको मुझे छोड़ने भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना संबल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर निशा अपने कमरे में चली गई। निशा फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। अक्षत बोला, नाश्ता तो कर लो। निशा बोली, सबके लिए बना दी हूँ और आज मेरा व्रत है। अब ये व्रत अपने मायके जाकर ही टूटेगा। तब कावेरी जी आई और बोली, बहू, अभी क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। निशा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी है, अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर वो तैयार होने चली गई। वहीं खड़ी स्मिता बोली, माँ, अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आऊँगा, तो मैं तो दोपहर में निकल जाऊँगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई है वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा, अगली बार आकर मैं ले जाऊँगी। इतना कहकर अस्मिता वहाँ से खिसक गई। अक्षत बोला, देख लिया माँ, अपनी लाडली बेटी को 1 मिनट नहीं लगे कि अपने लिए सोचने लगी। निशा नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को नहीं संभाल पाती हैं। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तब अक्षत के पिता रंजीत आए और बोले, कावेरी, मैं सोचता था कि घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने नाराज कर दिया और जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही है और तुम हो कि बहू पर लाछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। कावेरी जी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? रंजीत जी बोले, क्यों? बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया? उसके माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो अपने बेटे से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे। बहू के पैसे अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती हो। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। अक्षत पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्करों में मेरा पारिवारिक जीवन नरक हो रहा है। रंजीत जी बोले, इन सब में कहीं न कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर होता है तो औरत के पास सत्या चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो और कोई क्यों बोलेगा? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ और तुम कावेरी बेटी का सामान बांधो और उसे विदा करो और कहना त्योहार पर आया करे। इतना कहकर वो चले गए। अक्षत जाकर निशा को मनाने लगा। निशा बोली, सब कुछ होने के बाद आप इस तरह बात कर रहे हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसे पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्चा कर देती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? अच्छे ने हाथ पैर जोड़कर निशा को मना लिया। दोपहर में अस्मिता जाने लगी तो कावेरी जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया, सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना ये व्यवहार ये अपने ससुराल में नहीं करोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने अस्मिता को विदा किया। कावेरी जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो निशा के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताई और बोली, बहू, सही कहा था तुमने। जितना फर्ज तुम्हारा ससुराल के प्रति
उससे ज्यादा मायके के प्रति है, क्योंकि आज जो भी तुम हो अपने माँ बाप की बदौलत हो। निशा ने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत बोला, गिले शिकवे खत्म करो, माँ एक नई शुरुआत करना चाहती है, तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। निशा ने हाथ जोड़कर कावेरी जी से कहा, माँ जी, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो कावेरी जी के गले से लग गई। अंत भला तो सब भला। अब निशा बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था। आखिर उसके पैसे पर उसके माता पिता का भी अधिकार बनता है। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा कर उस लायक बनाते हैं। शादी करने के बाद क्या उनका फर्ज नहीं होता कि उनकी बेटी कुछ पैसों से उनकी मदद करे, माँ बाप को सुख दे। आखिर किस दिन रात के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं। आज उनकी बेटी ने अपना फर्ज निभाया था, हर जिम्मेदारी निभाई थी। आज उनका परिवार सुखी सुखी रहने लगा था। दूसरों के चढ़ावे में कभी भी आना नहीं चाहिए, नहीं तो अपना खुद का घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।